तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सबसे प्राचीन वेद और सबसे प्राचीन पुराण के बारे में देखा था। सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण जो है वो कौन है, ये चीज़ हम देख चुके थे। ठीक है, मत्स्य पुराण है। और अब इसके आगे की ओर चलते हैं। आप प्रतिदिन एक एक वीडियो देखते रहिए, एक एक वीडियो हिस्ट्री का, और बहुत ही जल्द ज्योग्राफी का भी शुरू करेंगे और साइंस का भी। तो कुछ दिन में 3-3 वीडियो डेली चलेगा। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है, अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्री तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे। तो यहाँ पे आपके लिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि जो पुराण लिखे थे वो किस भाषा में थे, संस्कृत में थे। दूसरा ऑब्जेक्टिव हो जाता है, क्या पुराण को शूद्र और स्त्रियों को पढ़ने की अनुमति थी? तो आप बताएंगे कि पढ़ने की नहीं बल्कि सुनने की अनुमति थी। ठीक है, सुनने की अनुमति थी। आगे है, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रिणी संहिता में बताई गई है। जो मैत्रिणी संहिता थी इसमें स्त्रियों को काफ़ी गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया है, और स्त्रियों की स्थिति का उसमें अगर आप ध्यान से पढ़ें तो काफ़ी ख़राब दिखाई देता है। इसमें शराब की तरह जो है, शराब की तरह, जुआ की तरह स्त्रियों को पुरुष का एक खराब गुण बताया गया है। देखिए लिखा हुआ है, शराब की भांति, जुआ की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा दोष बताया गया है। ठीक है, आगे है, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कही गई है। देखो, एक तरफ मैत्रिणी संहिता में स्त्रियों की कितनी खराब स्थिति दिखाई दे रही है, वही दूसरी तरफ हम शतपथ ब्राह्मण में देखें तो स्त्रियों की स्थिति कितनी अच्छी है। अर्धांगिनी, पुरुषों की क्या है, ये अर्धांगिनी बताई गई है। अर्धांगिनी अर्थात आधे शरीर की मालिक। यानी कि यदि हमारे आधे शरीर को, मान लो हमारा बॉडी ये है और हमारे आधे शरीर को अगर कोई कष्ट होता है तो इस वाले शरीर को भी फीलिंग होता है, या इस वाले शरीर को कष्ट होता है तो इसको भी फीलिंग होता है। इसको अगर अच्छा महसूस होता है तो इसको भी अच्छा महसूस होता है। तो स्त्रियों को जो है पुरुषों की अर्धांगिनी बताई गई है किस ग्रंथ में? तो शतपथ ब्राह्मण में। याद रखिएगा, स्त्रियों की सबसे खराब स्थिति किस ग्रंथ में दिखाई गई है? मैत्रिणी संहिता में। आगे जबल उपनिषद के 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो 4 आश्रम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसका वर्णन कहाँ मिलता है? जबल उपनिषद में। कहाँ मिलता है? जबल उपनिषद में। ठीक है, जबल उपनिषद में। आगे देखते हैं, आगे लिखा है, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। जो हिंदू, आप यूँ समझ लीजिए, हिंदू में जो रूल करने के लिए, समाज को चलाने के लिए जो कानूनी किताब है उसको स्मृति कहा जाता था, और उसमें सबसे प्रचलित जो है, प्रमाणिक जो है, मनुस्मृति को माना गया है। वर्तमान में जो हिंदू में शादी विवाह या अन्य तरह की जो भी कानून नियम लागू हैं वो मनुस्मृति के आधार पर ही संभवतः चल रही हैं। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करती है। जो मनुस्मृति है किस काल में लिखी गई? शुंग काल में। और जो नारद स्मृति है वो किस काल में लिखी गई? गुप्त काल में। तो कॉमन सी बात है, जो जिस काल में लिखी जाएंगी उस काल की चीज़ें उसमें समाहित हो जाती हैं और उस काल की जानकारी आसानी से उसमें प्राप्त हो जाती हैं। तो शुंग काल में लिखा गया कौन सी स्मृति? मनु स्मृति। और नारद स्मृति किस काल में लिखा गया? गुप्त काल में लिखा गया। आगे है, जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। तो बौद्ध धर्म को जो है हिंदू धर्म से जोड़ा गया, और इसमें कहा गया कि बुद्ध जो थे इनका पहले भी जन्म हुआ था और इनका दूसरा जन्म है। तो वो किस किताब में इसका वर्णन है? तो वो जो है जातक कथा नाम की एक पुस्तक है, और उसमें इसका वर्णन है बुद्ध के पूर्व जन्म का, पहले जन्म का वर्णन किसमें है? जातक कथा में। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कल्पवस्तु, या ठीक से आपको नहीं दिख रहा होगा, देखिए ये हीनयान और महायान, हीनयान और महायान, ये दोनों जो हैं बौद्ध धर्म की 2 शाखाएँ हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म की 2 प्रमुख शाखाएँ हैं, हीनयान और महायान। एक वज्रयान भी है, ठीक है, और भी है सब। तो प्रमुख रूप से हीनयान और महायान माना जाता है। तो इसमें जो हीनयान है इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो कौन सा है?
कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथनांकों के साथ वर्णित है। तो बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन किसमें है? तो कथा वस्तु में। कथा वस्तु किससे संबंधित है? तो हीनयान से। आगे है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जो जैन धर्म है उसके जो साहित्य हैं उसको क्या बोलते हैं? आगम। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वह किस नाम से जाना जाता है? तो कल्पसूत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, जैन धर्म भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। तो जैसे कि हमने बताया था कि जो भी धर्म जिस काल में बना उस काल की चीज़ें उसमें काफ़ी अच्छे से वर्णित हैं। ठीक है, तो जो महावीर स्वामी थे उनके जीवन काल में जो घटनाएं घटी, उनसे संबंधित जो इवेंट्स हुए, उनके समकालीन जो लोग थे, उन चीज़ों के बारे में इस किताब में हमें वर्णन मिलता है। तो भगवती सूत्र, इस किताब में भगवती सूत्र में, भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? तो भगवती सूत्र जो है आपको जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य। चाणक्य का अन्य नाम है कौटिल्य, विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त के दरबार में ये रहते थे। चंद्रगुप्त के ये गुरु भी थे, उनके प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के। तो इन्होंने एक किताब लिखा और उसका नाम रखा क्या चीज़? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य हैं। इनका दूसरा नाम है कौटिल्य, इनका एक और तीसरा नाम है विष्णुगुप्त। तो इसके राइटर जो हैं अर्थशास्त्र के राइटर, ये तीनों में से कोई नाम है, आप पर्सन एक ही समझिएगा। लिखा है, यह 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादक साम शास्त्री। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया। तो यहाँ लिखा है, संस्कृत साहित्य में, जो संस्कृत साहित्य है, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से लिखने का जो प्रथम प्रयास है किसके द्वारा किया गया? कलहन के द्वारा किया गया। कलहन द्वारा एक पुस्तक लिखी गई और इसका नाम था राजतरंगिणी। राजतरंगिणी, ये इसमें कितने तरंग थे? 8 तरंगे। तो राजतरंगिणी के राइटर कौन है? कलहन है। राजतरंगिणी के राइटर कौन है? कलहन है। ये याद रखिएगा, राजतरंगिणी के राइटर कौन है? कलहन है। राजतरंगिणी के राइटर कलहन है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अरबों की सिंध विजय का वृतांत चचनामा। देखो, जब अरब वाले आए थे और सिंध पर आक्रमण किए थे और वहाँ से उनके इतिहास भारत में शुरू होता है। तो ये जो घटना है ये किस किताब में वर्णित है? तो एक चचनामा नामक किताब है, चचनामा, और इसका जो लेखक है अली अहमद हैं। अली अहमद ने एक पुस्तक लिखी चचनामा, और इसमें इन्होंने बताया कि अरब वाले जो हैं सिंध पर किस तरह से आक्रमण किए, किस तरह से वो आए और किस तरह से यहाँ पे अपने आप को स्थापित किए और अपने धर्म और अपने साम्राज्य का विस्तार किए। किस किताब में है? चचनामा में है। चचनामा के राइटर कौन है? तो अली अहमद, अली अहमद। ठीक है, यहाँ पे 2 किताब जो था, हम लोगों ने 3 किताब का नाम हम लोगों ने याद किया और उसके राइटर, पहला अर्थशास्त्र के राइटर हैं चाणक्य, दूसरा कलहन जो है वो राइटर हैं किस किताब के? तो कलहन राइटर हैं राजतरंगिणी के, और चचनामा का राइटर कौन है? चचनामा का राइटर है अली अहमद। ठीक है, यहाँ 3 किताब और उसके राइटर याद कर लीजिए। आगे भी कुछ किताब हैं और उनके राइटर हैं, जैसे कि अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। जैसे कि कलहन ने लिखा था राजतरंगिणी, वो संस्कृत भाषा की पहली साहित्य थी। और उसी तरह से संस्कृत भाषा की सबसे पहली जो व्याकरण की पुस्तक है वो किसने लिखा था? तो पाणिनि ने लिखा था। किसने लिखा था? पाणिनि ने लिखा था। और उस किताब का नाम क्या रखा था उन्होंने? अष्टाध्यायी। तो यहाँ आपको याद रखना है, संस्कृत भाषा की सबसे पहली व्याकरण
जो पुस्तक थी उसका नाम क्या था? तो अष्टाध्यायी नाम था। अष्टाध्यायी के राइटर कौन है? तो पाणिनि है। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है। संस्कृत व्याकरण के रचयिता कौन थे? तो पाणिनि। संस्कृत व्याकरण का रचयिता किन्हें माना जाता है? पाणिनि को माना जाता है। पाणिनि ने कौन सी किताब लिखी? तो अष्टाध्यायी लिखी। ठीक है, आगे है, इसमें मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीति अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। इस बात से स्पष्ट हो जा रहा है कि ये मौर्यकालीन थे, क्योंकि मौर्य से पहले का इसमें इतिहास है और साथ ही मौर्यकालीन राजनीति अवस्था का भी जानकारी प्राप्त होता है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। कात्यायन की गार्गी संहिता ज्योतिष ग्रंथ है। कात्यायन की गार्गी संहिता, गार्गी संहिता का राइटर कौन है? तो कात्यायन है। कात्यायन है, गार्गी संहिता के राइटर कात्यायन है। ये क्या है? तो एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत में होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। यवन आक्रमण का उल्लेख किस किताब में मिलता है? तो गार्गी संहिता में। और इसके राइटर कौन है? तो ये हैं कात्यायन। आगे है पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। तो पतंजलि ने क्या लिखा? महाभाष्य। महाभाष्य के राइटर कौन है? पतंजलि हैं। ठीक है, आगे है, तो ये तो अपने देश के जो लेखक थे, जो विद्वान थे, उन लोगों ने किताब लिखा था और ये हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के जानकारी में मदद करती हैं। अब हम जानते हैं जो विदेशी थे, जो बाहर के लोग थे, वे किस तरह से आए और उन्होंने क्या क्या लिखा और ये हमारे इतिहास की जानकारी में कैसे सहायक हैं, इसको देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला है टेसियस। यह ईरान का राजवैद था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। देखो, टेसियस जो है ये मानता है कि जो भारतीय इतिहास है इसमें इतिहास को इतिहास की तरह नहीं बल्कि कहानी की तरह बुन दिया गया है और ऐसी कहानियाँ जो अकल्पनीय और अविश्वसनीय लगती हैं, इसलिए ये जो है उन कहानियों पर विश्वास नहीं करता है और ऐसा मानता है कि कोई भी इतिहास नहीं बल्कि मात्र मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। ऐसा किसका मानना है? तो ऐसा मानना है टीसीएस का। दूसरा है हेरोडोटस। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। याद रखिएगा, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका लिखी थी। इतिहास की जो सबसे पहली पुस्तक जिसमें क्रमबद्ध तरीके से घटनाओं को लिखा गया था वो था हिस्टोरिका और हिस्टोरिका के राइटर थे हेरोडोटस और इसलिए हेरोडोटस को कहा जाता है इतिहास का पिता। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत फारस के संबंध में इसमें वर्णन मिलता है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों और अफवाहों पर आधारित है। तो हेरोडोटस ने जो लिखा अपने किताब में वो भी अनुश्रुति और अफवाहों पर, अनुश्रुति के मतलब लोगों में जो बातें फैली थी, अफवाहें थीं, उन चीज़ों पर आधारित इसने वर्णन किया है। आगे है सिकंदर। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, अनेसिक्राटस तथा, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इसको हटाते हैं, तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय हैं। तब तो जब सिकंदर आया था तो उसके साथ कई लेखक भी आए थे जिसमें निरियाकस, अनेसिक्राटस तथा अरिस्टोबुलस जो थे ये प्रमुख थे और इन लोगों ने जो भारतीय इतिहास का वर्णन किया है वो कुछ काफ़ी हद तक विश्वसनीय है और सही भी हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, अब वहाँ 3 तक हो गया था ना, ये चौथा है। चौथा है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। आप सीरियल देखे होंगे अथवा कहानी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि अशोक के जो दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य,
उन्होंने अपना विवाह किया था कहाँ? सेल्यूकस निकेटर के घर। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर के बेटी से इनका शादी हुआ था और उस लड़की का नाम था हेलेना। सीरियल में ऐसा दिखाया गया है और किताबों में भी इसका शायद इसी तरह से वर्णन है और भी उसके कई नाम बताए गए हैं। तो हेलेना का शादी जो है चंद्रगुप्त मौर्य से हो जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वे मगध के राजा थे। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य अपने राज दरबार में आ जाते हैं तो ये जो सेल्यूकस निकेटर था, सेल्यूकस निकेटर, ये अपने एक दरबारी, अपने मंत्री मेगास्थनीज को भेजता है। कहाँ? तो अपने बेटी के ससुराल यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा विदेशी आया था? तो मेगास्थनीज आया था। कहाँ आया था? तो मौर्य के दरबार में। इसने अपनी पहली पुस्तक इंडिका, इसने अपनी यहाँ इंडिया के बारे में जो बुक लिखा था उसका नाम था इंडिका। उसमें मौर्ययुगीन समाज और संस्कृति के विषय के बारे में लिखा है। तो भारत के बारे में इसने लिखा था किस पुस्तक में? इंडिका में। और इंडिका जब ये लिखा था तो उस समय यहाँ का राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कौन आया था? सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था वो मेगास्थनीज। पांचवा है डायमेकस। यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। सीरिया के जो राजा थे अंतियोकस, उनका यह सीरिया के जो राजा थे उनका यह राजदूत था। बिंदुसार के दरबार में आया था। ये भी आपको याद रखना है कि जो डायमेकस था वो कब आया था? तो बिंदुसार के दरबार में आया था। थोड़ा बैकग्राउंड साउंड भी आ रहा होगा क्योंकि अभी सावन का समय चल रहा है, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। आगे है डायोनिसियस। यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फ्स का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। याद रखिएगा, डायोनिसियस जो था वो अशोक के दरबार में आया था और इनके दादा के दरबार में आया था मेगास्थनीज। ठीक है, और इससे जो पहले था डायमेकस वो बिंदुसार के दरबार में आया था। यहाँ से तीनों को याद रखना आपके लिए महत्वपूर्ण है। जो मेगास्थनीज था वो आया था चंद्रगुप्त के दरबार में। चंद्रगुप्त का बेटा है कौन? तो बिंदुसार। और इसके दरबार में आया था कौन? डायमेकस। और बिंदुसार का बेटा है अशोक और इसके दरबार में आया था कौन? डायोनिसियस। मेगास्थनीज, डायमेकस, डायोनिसियस। मेगास्थनीज, डायमेकस, डायोनिसियस। मेगास्थनीज, डायमेकस, डायोनिसियस। ठीक है, ये मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त के दरबार में। उसके बेटा के दरबार यानी कि बिंदुसार के दरबार में डायमेकस और उसके बेटा के दरबार यानी कि अशोक के दरबार में डायोनिसियस आया था। आगे देखते हैं। अब आता है टॉलमी। टॉलमी, इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा था। तो भारत का भूगोल किसने लिखा? टॉलमी ने। अब भूगोल कहा जा रहा है तो भूगोल मत समझ लीजिएगा, ये किताब का नाम था भारत का भूगोल। और ये किसने लिखा? टॉलमी ने। टॉलमी ने क्या कौन सी किताब लिखी थी? भारत का भूगोल। उसको बताते हैं प्लिनी। इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नाम की बुक लिखी थी। नेचुरल हिस्ट्री नाम की बुक कौन लिखा था? प्लिनी ने लिखा था। नेचुरल हिस्ट्री नाम का बुक किसने लिखा था? प्लिनी ने लिखा था। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। ठीक है, आगे है और आखिरी है ये पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। उसने उस समय भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको इन 8 लेखकों को याद रखना है, कब आए और किसके काल में आए थे। चलिए, इस वीडियो में इतना ही।